हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आपसे फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से रहते होगे फ्रेंड्स। एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी को पता है कि टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस पार्ट्स एंड टुडे दिस इज द इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पार्ट्स। आज जो एडिटोरियल पार्ट्स है वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स है, और न्यूज एनालिसिस भी, यानी कि आज के दिन का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है वो बहुत सीरियसली इन आर्टिकल्स को देखिएगा, क्योंकि इन आर्टिकल्स में भारत की स्थिति का उल्लेख किया गया है। जो पहला आर्टिकल्स है वह है भारत और नेपाल के बीच संधि का आर्टिकल्स। भारत और नेपाल के बीच अभी हाल ही में एक संधि हुई थी। एक अभी आपको पता होगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर्स आए थे भारत में, और उन्होंने काफ़ी सकारात्मक पहल देखने को मिला भारत के संबंध में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत जो है पिछले कुछ समय से नेपाल और भारत के मध्य काफ़ी विवादास्पद संबंध थे, खास करके 2015 के बाद से। लेकिन इस समय चूँकि प्रचंड के द्वारा अभी हाल ही में 4 दिन की भारत की यात्रा की गई, तो एक सकारात्मक पहल निकल करके आया। विवादास्पद मुद्दों से अभी बहरहाल बचा गया है। राइटर क्या कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच जो टाइज हुई है, नेपाल की स्थिति जो है उसका उल्लेख राइटर के द्वारा किया गया है। खास करके नेपाल की हाइड्रो पावर के ऊपर जो है विशेष रूप से डिस्कस किया गया है। भारत नेपाल की जल विद्युत क्षमता को लेकर के बहुत सारे आयाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड के द्वारा भारत की 4 दिन की यात्रा हुई। यात्रा में जैसा कि मैंने बताया कि सकारात्मक कदम देखने को मिला, प्रगाढ़ता की तरफ दोनों देश संबंध लेकर के जाएंगे। लेकिन अब उसके बीच में जो संधि है वो क्या है? भारत और नेपाल के बीच में जल विद्युत क्षमता, यानी कि जल विद्युत क्षमता के रूप में नेपाल का क्या योगदान है, और नेपाल में कितनी सारी जल विद्युत जो पावर है उसको इंडिया के साथ टाइज किया गया है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कहाँ पर कितना रखा गया है, ये पूरे आर्टिकल्स में डिस्क्राइब है। एक दशक पहले तक राइटर कह रहे हैं कि नेपाल में केवल केवल 1200 मेगावाट तक की जल विद्युत क्षमता थी। यानी कि आज से 10 साल पहले तक अगर नेपाल की जल विद्युत क्षमता की बात की जाए तो केवल 1200 मेगावाट थी, और नेपाल पूरी तरीके से बिजली के आयात पर निर्भर था। लेकिन वर्तमान में उसने बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया, और वह सुधार इस तरीके से हुआ कि 50,000 मेगावाट तक की जल विद्युत क्षमता के साथ जो है वर्तमान में उसकी क्षमता हो गई है। यानी कि 1200 से उठा और डायरेक्ट 50,000 मेगावाट तक उसकी क्षमता निकल करके आई। आज नेपाल में वर्तमान में 220 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता का जो है वो संग्रहण है। कंजप्शन जो नेपाल किया है वो 220 मेगावाट का है, और भारत को यह निर्यात कर सकता है। यानी कि एक ऐसा देश जो इकोनॉमी के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में कहीं भी भारत के आसपास नहीं खड़ा है, वो भारत को बिजली निर्यात कर रहा है। और एक 10 साल के पहले उसकी जो क्षमता थी वो 1200 मेगावाट थी, और आज उसकी संग्रहण क्षमता 220 मेगावाट की है, और 50,000 कंजप्शंस है। 400 किलोवाट का जो ट्रांसमिशन है वो नेपाल में अभी चालू है। 2021 में नेपाल ने 39 मेगावाट का निर्यात किया था, और यह निर्यात की दिशा में नेपाल का बहुत छोटा सा शुरुआत था। जैसे कहावत कही जाती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक छोटे से शुरुआत करिए। तो नेपाल ने क्या किया कि 39 मेगावाट का निर्यात किया इंडिया को, और यह जो है आज 452 मेगावाट तक उसका जो निर्यात है वो पहुंच चुका है। और अगर नेपाली रुपए की बात करें तो नेपाल जो बिजली निर्यात करके जो नेपाल के पास पैसा आता है वो 11 अरब रुपए का निर्यात करता है। मंदी के सीजन में नेपाल जो है भारत से बिजली का आयात करता है, लेकिन जो भारत से वो बिजली का आयात करता है, धीरे धीरे उसकी जो बिजली आयात की क्षमता है, आयात करने का जो उसका रूटीन है वो कम कर रहा है, और 5 सालों में 20% से गिर करके वो 10% तक हो गई है। तो यह नेपाल का जो बिजली का आयात और निर्यात होता है उसका एनालिसिस था कि नेपाल 39 मेगावाट के निर्यात से शुरू किया, और आज वो 452 मेगावाट बिजली का निर्यात कर रहा है, और 11 अरब रुपये जो है वो निर्यात से उठा रहा है।
इस तरीके से, और जो वो बिजली आयात करता है उसकी भी निर्भरता धीरे धीरे वो कम कर रहा है। तो इस हिसाब से जो आयात निर्यात का खेल होता है उसमें निर्यात ज़्यादा की तरफ नेपाल अग्रसर है और आयात की तरफ वो कम है। दोनों पक्षों के लिए, अर्थात अगर भारत और नेपाल की बात की जाए तो दोनों पक्षों के लिए लंबी अवधि के लिए 10,000 मेगावाट बिजली जो है अगले 10 सालों तक निर्यात करने का समझौता अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री प्रचंड आए थे भारत के दौरे पर तो किया गया था कि भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात अगले 10 सालों तक नेपाल करेगा। 2018 में भी सतलज जल विद्युत जल निगम यानी कि सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 900 मेगावाट के अरुण थर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और यह जो 2018 में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा शुरुआत की गई थी अरुण थर्ड प्रोजेक्ट, यह इसी साल यानी कि 2023 के अंत तक यह स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 695 मेगावाट की अरुण फोर्थ परियोजना पर पिछले साल हस्ताक्षर हुआ था। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन, यह जो है पिछले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन पिछले साल कुल जो है 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं पर समझौता इसने किया था। कौन? नेशनल हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर। यात्रा के दौरान यानी कि अभी जब प्रधानमंत्री की यात्रा थी तो सिंधु जल विद्युत निगम ने कुल 669 मेगावाट की लोअर अरुण प्रोजेक्ट और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 480 मेगावाट की फोकोट करनाली प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। ये सब जो योजनाएं हैं ये सब कार्यान्वित हो रही हैं और इनको आपको लर्न करना है कि कौन सी नदी पर ये सब परियोजनाएं लगाई गई हैं और कौन से देश की हैं, उससे भारत आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है, भारत को कितना प्रॉफिट हो रहा है। और इस जो ये आयात निर्यात के समझौते जो हैं, जो बिजली का निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, उसके भी अलावा इसको आगे बढ़ाते हुए दूसरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो है भुटावल और गोरखपुर के बीच शुरू की गई। चूँकि गोरखपुर नेपाल के करीब में पड़ता है तो वहाँ से ये दूसरी हाई वोल्टेज भुटावल परियोजना शुरू की गई। तो ये जो है 679 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत 2 और परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। नेपाली मांग के अनुसार यानी कि नेपाल अब बांग्लादेश को भी बिजली निर्यात करने के लिए मंशा बना रहा है। तो नेपाल चूँकि बांग्लादेश वो तभी पहुँच सकता है जब वो भारत के रास्ते से जाए, तो इसके लिए वो भारतीय ग्रिड का उपयोग करना चाहता है और भारतीय जो जलीय मार्ग हैं उसका भी यूज करना चाहता है। तो नेपाली मांग की कि हमको जो है भारतीय ग्रिड के इस्तेमाल करने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए। आपस में समझौता हुआ दोनों स्टेटों के मध्य, मतलब कि इंडिया और नेपाल के मध्य। तो नेपाल की मांग के अनुसार जो बांग्लादेश को बिजली निर्यात की जाती है वो भारतीय ग्रिड का उपयोग उससे किया जाएगा। यह जो समझौता है कहीं न कहीं भारत की जो उप क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उप क्षेत्रीय संभावनाएं हैं अपने पड़ोसी देशों में लेकर के, उससे संबंधित यह योजना प्रकाश डालता है। लोगों के तथा वस्तुओं के आवागमन के लिए जो है रूपई डीहा और नेपालगंज के बीच एकीकृत पोस्ट की शुरुआत की गई ताकि वहां पर वस्तुओं का आवागमन और जन का आवागमन आसानी से हो सके। एक और चेक पोस्ट सुनाली भरवारा पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा दोधारा चंदानी पर भी हस्ताक्षर किया गया। यह ट्रांस मिशन के रूप में है। कहने का मतलब यह है कि लोगों के आवागमन में कोई बाधा न पहुंचे, आवागमन और भी आसानी से हो सके, ताकि जब आवागमन आसानी से होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर और भी इकोनॉमिक अवसर ओपन होकर के आएंगे। पिछले साल जयनगर और कुर्था के बीच रेलवे लाइन विस्तृत करने के लिए योजना बनाई गई और इसके अलावा और भी जो लिंक हैं इससे रिलेटेड यानी कि रोड और रेलवे से रिलेटेड, सड़क के परिवहन क्षमता से रिलेटेड वो और भी लिंक शुरू किए जाएंगे। 2019 में मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन शुरू किया गया था और इसको चितवन तक जो है विस्तार करने के लिए इस पर वर्क किया जा रहा है वर्तमान समय में। एक नई पाइपलाइन झापा और सिलीगुड़ी के बीच हस्ताक्षरित है। ये दोनों जो पाइपलाइन है ये शुरू किए जाएंगे। अन्य योजना जिसमें संरचना, अन्य प्रोजेक्ट, टर्मिनल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर प्रोजेक्ट, टर्मिनल शामिल हैं, उस पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं और राइटर कह रहे हैं कि इन्हें पूरा करने में जो है वो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, समय लगता है। नेपाल और भारत के बीच जो अब तक तो जो आपने देखा वो नेपाल और भारत के बीच जो सकारात्मक पहलू हैं उस पर देखा कि कितने सारे
टाइज हुए हैं, खास करके जल विद्युत क्षमता का उत्पादन और परिवहन उत्पादन से लेकर के कितने समझौते हुए हैं उस पर वर्क भी किया जा रहा है, और वो बहुत ही जल्दी अपने वर्जिनल रूप में अर्थात उपयोग के रूप में सामने आ जाएगी। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच विवाद का मुद्दा क्या है। आखिर क्यों दोनों कंट्री जो है पिछले कुछ दिनों से 2015 से लेकर के यहाँ तक जो है 2021 तक 22 तक इनके रिलेशंस बहुत ही डाउन चले गए थे, एक तरीके से इनके संबंधों में स्थिरता आ गई थी। तो बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन राइटर यहाँ पर उन सारे पॉइंट का उल्लेख न करके तीन ऐसे पॉइंट है जो जेन्युइन है, एक हाल ही में है उसका उल्लेख कर रहे हैं और उसको समाधान करने की तरफ बात कर रहे हैं। नेपाल और भारत की जो यात्रा थी उसमें कह रहे हैं कि अभी कुछ विवादित मुद्दे हैं। हालांकि इस यात्रा में उन विवादित मुद्दों को उठाया नहीं गया, लेकिन उन्हें समय अनुसार हल करने की भी ज़रूरत है। जैसे पहली योजना अग्निपथ योजना की है। अभी जो भारतीय सरकार ने भारतीय सेना में बहुत बड़ा बदलाव किया, क्योंकि भारतीय जो अग्निपथ योजना है उसमें भारतीय आर्मी में एक रेजिमेंट होती है गोरखा रेजिमेंट, उसको शामिल करने को लेकर के है। और गोरखा रेजिमेंट जब भारतीय सेना में शामिल की जाती थी तो 1816 ईस्वी में जब भारत गुलाम था, यानी कि भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, तब से ये चला आ रहा है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शुरू की गई थी और यह जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में भी उसी स्तर पर यानी कि समान व्यवहार के संधि पर इसको आधारित रखा रहा देने गया और इसको आगे लेकर के चला गया। और तब से ये गोरखा रेजिमेंट को शामिल करने की जो पॉलिसी है वो लगातार चल रही है। अग्निपथ योजना जब से आई तब से इसमें लेकर के कुछ खामियां निकल करके आई, संशोधन इनकी खास करके नियुक्ति को लेकर के। तो अग्निपथ जो योजना है उसके संशोधन को लेकर के दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में डिफेंस एवं फाइनेंशियल के मध्य वार्तालाप करना राइटर कह रहे हैं कि जरूरी है। जो भी वहाँ पर कन्फ्यूजन है उसका समाधान निकालना आवश्यक है, क्योंकि दोनों सेनाओं के मध्य जो पारंपरिक मुद्दे हैं, पारंपरिक संबंध है दोनों सेनाओं के मध्य, नेपाल और इंडिया के बीच, वो ऐसा पॉसिबल है कि ये समाधान निकल जाएगा। दूसरा मुद्दा काला पानी का मुद्दा है। जब नेपाल के प्रधानमंत्री होली के द्वारा 2020 में जानबूझ करके अपने प्रधानमंत्री की, चूंकि उनकी कुर्सी खतरे में थी, उसको देखते हुए काला पानी का मुद्दा उठा दिया गया और एक संवैधानिक संशोधन करके नेपाल के राजनीतिक नक्शे को ही बदल डाला गया और इसको जो है काला पानी भी उसमें शामिल कर दिया गया और कुछ भारतीय क्षेत्र को भी उसमें शामिल कर दिया गया। तो भारत ने इस पर जो है कड़ा रुख अख्तियार किया। अब राइटर कह रहे हैं कि इसको हल करने में समय लगेगा और इसको हल करने के लिए आपको यानी कि दोनों देशों को राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता होगी, राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता होगी। और जो तीसरा विवाद का मुद्दा है वो नेपाल और भारत के बीच 1950 के शांति समझौते पर है। नेपाल जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो चूंकि उस समय चाइना भी एक समान रूप से आज़ाद हुआ, तो चाइना क्या काम किया कि तिब्बत पर कब्जा कर रहा था और उस समय चाइना में माओवादी क्रांति चल रही थी और चाइना और नेपाल सटा हुआ है, तो नेपाल अच्छा खासा परेशान हो रहा था। तो नेपाल चाइना के बढ़ते कदम को रोकने के लिए भारत से संधि की मांग की। अब नेपाल में ये जो संधि है, नेपाल के लोगों के बीच ये धारणा जम चुकी है कि यह समझौता एक थोपा गया समझौता है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है उसको इग्नोर कर दिया गया। तो 1949 में चाइना में जो माओवादी क्रांति हुई थी, तिब्बत में कब्जे से परेशान था नेपाल, उसने 1950 ईस्वी में समझौते की मांग की और जब समझौते की मांग की तो इसके बाद जो है उस समझौते की मांग के तहत इसको जो है भारत में शामिल किया गया। तो 1996 में विदेश सचिव की यह जो है ये जो संधि है 1950 की, यह समानता पर आधारित संधि है। कहने का मतलब ये है कि इसको जो है समान रूप से देखा जाता है और इसके लिए जो है बहुत सारे वहाँ पर बात की जाती है, जैसे कि जो 1950 की संधि है उसके तहत भारत को नेपाल को जो है भारत में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर्स में रोजगार करने की संभावना भी है। रोजगार वो करते हैं, उनको रोजगार का दर्जा दिया जाता है, लेकिन 3 सेवाएं जो हैं उनको छोड़ करके, जैसे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विधि सेवा, इन तीनों सेवाओं को छोड़ करके वे भारत में राजस्व सेवा, आर्मी में 2 स्टार के जनरल तक वो जो है शामिल किए जाते हैं रोजगार के रूप में।
अब इस संधि को तुरंत समीक्षा करने की और अपडेट करने की मांग की जा रही है। 1995 में भी मांग की गई थी, लेकिन 1996 में यह विदेश सचिव की मीटिंग के एजेंडे में था, लेकिन अभी तक इसकी कोई ठोस रूप से शुरुआत नहीं की गई, ठोस इस पर चर्चा नहीं की गई। राइटर कह रहे हैं कि इतिहास में जो ये गलत धारणा फैली हुई है कि 1950 की जो संधि है वो भारत और नेपाल के बीच शांति की समझौती या थोपी गई संधि है, इस धारणा को हटाकर जो है एक नए तथ्य को सामने करने की ज़रूरत है, वास्तविकता को सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि दोनों देश जो है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से चर्चा कर सकें और विवादित जो मुद्दे हैं उसका समाधान कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रचंड जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों ने विवादित मुद्दों से हटकर अपना ध्यान ये चाईटी पर फोकस किया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल, हाइड्रो पावर, इन सब पे अपना ध्यान प्रतिबंधित किया, जो कि एक सकारात्मक कदम है। लेकिन साथ ही उनको विवादित मुद्दों को भी उठाने की ज़रूरत है, विवादित मुद्दों को हल करने की बेहतरीन ढंग से ज़रूरत है। दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से रिलेटेड है। भारत में जो मानसिक स्थिति है वो कैसे है कैसे नहीं है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अनुसार जो है भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 6 से 7% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो मानसिक रूप से पीड़ित है, मानसिक विकारों से पीड़ित है। यानी कि 4 परिवार में से एक परिवार जो है वो मानसिक विकार से पीड़ित है। और कोविड-19 आने के पश्चात यह समस्या जो है और भी ज़्यादा ग्रो कर गई। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने एक ही पक्ष पर वार नहीं किया, बहुत सारे पक्ष पर वार किया। जैसे लोगों की जॉब चली गई, फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो डाउन हो गए, लोगों में अपने फ्यूचर को लेकर के एक अलग प्रॉब्लम थी, एक अलग टेंशन था, लोग अपने परिवार से दूरी पर थे, जल्दी आ नहीं पा रहे थे। तो यह सब बहुत सारी समस्याओं को और भी जन्म दे दिया। तो ये जो है मानसिक विकारों की समस्या में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जो व्यक्ति मानसिक विकार से पीड़ित होता है उसको समाज में एक दूसरे दर्जे का नागरिक देखा जाता है, यानी कि पागल घोषित किया जाता है और सामाजिक रूप से वह कलंकित होने का जो है अपमान सहता है। और इसी वजह से समाज में लोग उसको जान न सकें, वो घर से बाहर भी नहीं निकलता और एक तरीके से वो उसका सही रूप से उपचार भी नहीं हो पाता है। ये जो 6 से 7% मानसिक विकार आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये मानसिक विकार भारत की जो जनसंख्या है यह सही से लोगों के साथ भारत का जो समाज है वो अगर सही व्यवहार करे तो यह घट करके बहुत कम हो जाएगी। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ की, उसको लोग दूसरे वे में देखने लगते हैं, कलंकित करने लगते हैं, अपमानित करने लगते हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ा देते हैं। और जब व्यक्ति खुद मानसिक रूप से परेशान है तो इस तरीके की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। तो इसका उपचार सामाजिक रूप से कलंकित होने के कारण नहीं कमाते, जिसमें जैसे वित्तीय समस्या, जॉब की समस्या, वैवाहिक समस्या। दूसरी तरफ आजकल जो है प्रेम संबंधों को लेकर भी बहुत सारी वृद्धि होती है, प्रेम संबंध भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उसको लेकर के तनाव में लोग जीते मरते हैं। इन सब के बिना प्रभावी उपचार के राइटर कर रहे हैं कि मानसिक जो समस्याएं हैं वह बढ़ती ही रहेंगी। अब मानसिक जो रोगी हैं उनकी देखभाल कैसे किया जाए, यानी कि मानसिक रोगियों की देखभाल कैसे किया जाए और कैसे प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। राइटर कह रहे हैं कि भारत में 90% से ज़्यादा जो मानसिक रोगी होते हैं वो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और इनकी जो देखभाल की जिम्मेदारी होती है, अगर परिवार साझे में है तो प्रत्येक परिवार इनकी देखभाल करता है। लेकिन जो देखभाल करता है वह तनाव में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से बोरिंग हो जाता है इनको कंट्रोल करना और ये कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं। समाज में, रिलेशंस में, हर जगह पर अपमान सहना पड़ता है, परिवार को भी और रोगियों को भी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि परिवार की जो साझा परिवार है वो उसमें कमी बढ़ रही है, उसमें कमी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है और सारी जो जिम्मेदारी है वो अगर शादी हो चुकी है तो बीवी के ऊपर आ जाती है। तो अगर देखभाल की बात करें तो दो के दोनों पक्ष, यानी कि छोटे परिवार हों या बड़े परिवार हों, वो रोगी की जो देखभाल करते हैं उसमें तनावग्रस्त रूप में आ जाते हैं और ये जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है दोनों के ऊपर, जो है रोगियों के ऊपर भी और देखभाल जो करता है उसके ऊपर भी। अब इसमें राइटर कह रहे हैं कि संरचित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर देखभाल की बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यह दोनों संस्थाएं अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों संस्थाएं रोगियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि रोगियों के देखभाल पर।
और रोगी को दवा देने से ज़्यादा रोगी को उसके देखभाल करने की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके स्थिति तब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टरबेंस हो। और जो लोग देखभाल करते हैं उनके द्वारा बताए गए अनुभवों के आधार पर इनको जो है देखभाल में देखभालकर्ताओं के लिए शिक्षा, उनका सपोर्ट करने की आवश्यकता है। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि जो लोग देखभाल करते हैं, पहली चीज़ कि उनको तनाव मुक्त करने के लिए आप क्या करोगे, उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग किया जाना चाहिए जिससे वो मानसिक रोगियों को कंट्रोल कर सकें, उनके अनुकूल जा कर के उनको एक तरीके से परवरिश कर सकें, उनका देखभाल कर सकें, रोगियों के साथ एक बेहतरीन व्यवहार वो कर सके और वो तनाव में भी ना हो। तो इसके लिए उनको जो है जो बीमारी हो उसको थोड़ा बहुत उनको शिक्षित करने की, जागरूक करने की भूमिका निभाने की ज़रूरत है। उनके कर्तव्यों को और भी अच्छे तरीके से जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि वो जो है अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकें। यानी कि जो लोग मानसिक रोगियों का देखभाल करते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं, उनके लिए बात की जा रही है, एक व्यवहारिक तरीके की बात की जा रही है, जिम्मेदारी की बात की जा रही है। और जो है उनको जो है प्रैक्टिकली बात की जा रही है कि प्रैक्टिकली वो शिक्षित हो सके ताकि जो एक ऊबन होता है वो उनके अंदर ना आ सके। अब यहाँ पर बात की जा रही विकसित देशों का अगर अध्ययन करें तो यहाँ पता चलता है कि जो मानसिक बीमारी होती है, रोगी होते हैं, जो उनके मानसिक जो विकार होते हैं, उनकी जो शुरुआती देखभाल होती है वो उनके फैमिली के द्वारा ही कराई जाती है। सफल हस्तक्षेप में जैसे अब अगर हस्तक्षेप की बात करें तो संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी, मनोशिक्षा, योग्यता, परिवार के साथ उनकी काउंसलिंग, देखभाल के लिए उनको सपोर्ट करना, मनोशिक्षा के लिए परिवार के साथ उनकी मीटिंग, उनके उन टॉपिक को कवर करना यानी कि जो मुश्किल हो रहे हैं, मनोरोगी जो मनोविकार के जो देखभाल करते हैं और वो जो बताते हैं कि इस मुद्दे पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मनोचिकित्सक या मनोशिक्षा के साथ जो है उस उनको पूरा का पूरा टॉपिक को कवर करना, मनोरोगियों के हालत की संक्षिप्त विवरण को शामिल करना, कहीं उनमें कितना सुधार हो रहा है, कितना सुधार नहीं हो रहा है, एक तरीके से रिपोर्ट बनाना, कौन से विकार की पुनरावृत्ति हो रही है ये भी बताना, वर्तमान स्थिति में उनका क्या है, कैसे हैं वो, ये भी शामिल करना, उनकी पुनरावृत्ति को शामिल करना, उनके लिए थेरेपी प्रदान करना, प्रभावशाली तरीका प्रदान करना, सुरक्षात्मक उपचार प्रदान करना, साइड इफेक्ट प्रदान करना यानी कि साइड इफेक्ट ना हो उससे सुरक्षा प्रदान करना, उनका वर्णन और एक मुकाबला तंत्र के कैसे वो चुनौती का सामना करेंगे, पूरा का पूरा एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही नेसेसरी होता है, खास करके देखभाल करने के लिए। मनोरोगियों की जो देखभाल करने के लिए पर्याप्त शिक्षा भी प्रारंभिक स्तर पर कहीं न कहीं बाधा पहुंचाती है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल 43 मनोरोगी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं, जिसमें 3800 मनोरोगी चिकित्सक तथा 900 नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं। यानी कि 4 लाख पर एक मनोचिकित्सक हैं तथा 16 लाख नागरिकों पर एक मनोवैज्ञानिक है। तो यह बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि एक तरीके से बहुत ही बैड है। इसको और भी बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि और भी ज़्यादा चिकित्सक और संस्थानों को सपोर्ट करना होगा। बजट भी कहीं न कहीं इनमें जो है कम रहता है, क्योंकि मनोरोगियों के देखभाल के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए जो बजट का आवंटन होता है वो बहुत ही कम होता है। अब अगर बीमा की बात करें, यानी कि मानसिक रोगों के लिए जो बीमा में अंतराल होता है, निजी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं यानी कि जो निजी सेक्टर्स हैं, कुछ न कुछ मानसिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन निजी सेक्टर्स में होता क्या है कि उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही हाई पेड पे होती हैं, उनके लिए आपको उच्च मूल्य चुकाना पड़ेगा और बहुत ही कम पर्सन होते हैं जो चुका पाते हैं, मैक्सिमम उनकी पहुंच से बाहर भी रहते हैं। भारत में जो बीमा कंपनियां हैं और बीमा कंपनियां जो बीमा करती हैं, उनमें जो रोगी शामिल होते हैं उसमें मानसिक स्थिति को लेकर के शामिल नहीं किया गया है। ये एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, इसने मानसिक विकारों को भी शामिल किया, इंश्योरेंस कवरेज के लिए शामिल किया। निश्चित तौर पर यह एक बेस्ट वेलकम योग्य कदम है। सरकारी योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत ये मानसिक विकारों को शामिल करती है। हालांकि निजी जो संस्थान हैं उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत सीमित में हैं। कई सारे गैर सरकारी संगठन जैसे माइंड रूट, लोन पैक, वाइन सिम फाउंडेशन,
यह सब मानसिक बीमारियों के लिए कार्य करते हैं। हालांकि जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियों की जो स्थिति है, उसको देखते हुए ये सब संस्थाएं महत्वहीन है। राइटर कह रहे हैं कि ये सब जो निजी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, ये सब अपना कार्य करती हैं, ये सब भले ही इनके लिए कार्य करती हैं, लेकिन इनके लिए जो कार्य करती हैं वह सब महत्वहीन है। परिवार के आकार में जो साझा परिवार है, उसके आकार में जो कमी हो रही है, कमी बढ़ रही है, संस्थानिक सपोर्ट, उनके देखभाल का वर्णन, ये सब कहीं न कहीं मानसिक विकारों की स्थिति को और भी बदतर कर रही है। यानी कि जो सिचुएशन चल रहा है उसमें ये सब और भी डाउन हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। भविष्य में जहाँ भी, राइटर कर रहे हैं कि जहाँ भी आवश्यक हो, मानसिक रोगियों के लिए स्वास्थ्य मानसिक चिकित्सक उनके उनके अनुकूल देखभाल करता हो। अनौपचारिक रूप से मनोशिक्षकों का हस्तक्षेप, एक तरीके से बुनियादी बेहतरीन संरचना की आवश्यकता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो मनोरोगी हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे समाज का हिस्सा बनाया जाए, तनावग्रस्त कैसे किया जाए, इस पर राइटर बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो देखभाल करता है उनके परिवारों से मिलना होगा, एक ट्रेंड शिक्षक नियुक्त करना होगा, उनकी एक्टिविटी को शामिल करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा। सामाजिक रूप से जो अपमान लोग करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, इस पर नियंत्रण करना होगा। तो बहुत सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको यहाँ पर शामिल करना होगा, तब जाकर के जो इनकी स्थिति है वह सुधर सकती है, इनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पर तीसरा जो आर्टिकल है वो मणिपुर में नेट की बहाली है। आपको पता होगा कि 3 मई से कुकी समुदाय और वहाँ पर जो मिताई समुदाय है उसके बीच जो है आपस में संघर्ष शुरू हो गए थे, और अभी भी जो है वो संघर्ष जारी हैं, आगजनी जारी है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, हिंसा जारी है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भी पत्र जा चुका है मणिपुर स्टेट के रिलेशंस में। तो यहाँ पर जो है मणिपुर में जब से हिंसा की शुरुआत हुई 3 मई से, तो नेट की जो बहाली है यानी कि इंटरनेट, उस वो जो है स्थगित कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। और नेट की बहाली के लिए एक याचिका दायर की गई, और यह जो याचिका दायर की गई उसके बाद वहाँ का जो उच्च न्यायालय है, मणिपुर हाई कोर्ट है, उसने छूट दी। यानी कि कुछ सेक्टर्स में आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो याचिका है उसमें नेट के विस्तार करने की मांग की गई थी, और राइटर कह रहे हैं कि यह निश्चित रूप से सकारात्मक कदम था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अर्थव्यवस्था की क्रिया, यानी कि जो इंटरनेट है, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी, ई कॉमर्स, लाइवहुड्स, तमाम तरीके की मेडिकल सारी सेवाओं से आजकल इंटरनेट रिलेटेड हो चुका है, तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए वहाँ पर इंटरनेट की बहाली करने की मांग की गई थी, और हाई कोर्ट ने कुछ सेक्टर्स में, कुछ ऐसे ही सेक्टर्स में छूट दिया है। और 3 मई के पहले तक क्या था कि वही लोग इंटरनेट की सेवाओं का यूज कर सकते थे जिन लोगों को छूट दिया गया था। 3 मई के बाद से कुकी और मिताई समुदाय के जो संबंध हैं वो खराब हो गए थे, जिसकी वजह से लॉ और आर्डर तथा एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नियंत्रण करने के लिए जो है इनको यह इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी। पब्लिक सेफ्टी का जो है ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम अधिनियम 1885 के खंड 5(2) में के अंतर्गत जो भड़काऊ सामग्री है, हिंसात्मक सामग्री है, उसके पोस्ट जो लोग डाल रहे हैं, इस तरीके की पोस्ट को डालने के लिए इंटरनेट पर न डाल सकें, इसके लिए उस पर वैध किया गया, उसको रोका गया, ताकि इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, विभाजनकारी, भड़काऊ, हिंसात्मक, इस तरीके के पोस्ट इंटरनेट पर ना आ पाए। मणिपुर सरकार ने हाई कोर्ट के बताया कि कुछ वेबसाइट जहां पर हिंसात्मक प्रवृत्ति पोस्ट करने की व्यंजना है, वह भड़काऊ पोस्ट जो है प्रकाशित की जाती है, उसे जो है ब्लॉक करने तथा शूट डाउन करने की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इस केस में उसने माना कि इंटरनेट जो सेवा निलंबित की जाती है वह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये उनका जो है मौलिक अधिकार है, एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। इंटरनेट सेवाओं का कॉमर्शियल वर्क या वाणिज्यिक सेवाओं के उपयोग के लिए यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यानी कि इंटरनेट शट डाउन करने के मामले में उन्हें आनुपातिक
सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक सेवा से ज़्यादा, एक अवधि से ज़्यादा, एक टाइम से ज़्यादा आप इंटरनेट को शट डाउन नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में सरकार के द्वारा एक लंबी अवधि से इंटरनेट बाधित किया गया और वहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। यह दर्शाता है कि एक सरकार जो है केवल कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए इंटरनेट को शट डाउन कर रही है। तो राइटर कह रहे हैं कि यह बगैर इंटरनेट शट डाउन किए भी किया जा सकता था, सामान्य शासन को बहाल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर एक अदालत का जो निर्णय है इस स्थिति को और भी टर्माइल कर दिया, खराब कर दिया। मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह, उनकी सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लेकर के चलने की जरूरत थी। एक तरीके से जो विभाजनकारी प्रवृत्ति है, अंतर जातीय सामुदायिक प्रवृत्ति है, उससे ऊपर उठ करके स्टेट को प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। उससे ऊपर उठ करके उनको जातीय संदर्भ से ऊपर उठना था, अंतर सामुदायिक स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता थी। लेकिन मुख्यमंत्री जो कि मिताई समुदाय के इर्द गिर्द हैं, मिताई समुदाय के क्लोज हैं, उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया तथा शांति स्थापित करने में पूरी तरीके से असफल रहे। और जहाँ तक इंटरनेट की बात है, तो इंटरनेट को आप एक लंबी अवधि से ज़्यादा शट डाउन नहीं कर सकते हो। इसे निश्चित तौर पर बहाल करना होगा और बहाल किया भी जाना चाहिए, ये राइटर कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर इंटरनेट की जो सेवा है वो बहुत ज़्यादा दिन तक आज के कंडीशंस में, आप पहली चीज़ कि इंटरनेट शट डाउन ही नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा विपत्ति आ रही इंटरनेट शट डाउन किए भी हो, तो उसमें केवल कुछ सेक्टर्स पर शट डाउन करना होगा। जैसे अगर विद्यालय में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आप वहाँ पर डाउन नहीं कर सकते, जो मौलिक अधिकार है वहाँ पर डाउन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ही सूझबूझ और मेच्योरिटी अभी इस पर कंसिडरेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। भारत में होता क्या है कि जहाँ एक भी पड़ाका दगता है या जहाँ कहीं भी घटना होती है तो तुरंत इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है और एक गलती की वजह से पूरा का पूरा स्टेट उसकी सजा भुगतता है। हीट वेव और राज्य की स्थिति, जो निचला आर्टिकल है उसमें गर्मी की वजह से जो मौतें हो रही हैं, हीट वेव जो चल रहा है उसकी स्थिति पर बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। उसके मध्य में सबसे ज़्यादा मौतों की खबर आई है। उत्तर प्रदेश में एक जिला बलिया है, उसमें सबसे ज़्यादा मौत की खबर आई है। और बलिया में ही क्यों आई, अब इसके लिए जो है बात की जा रही है कि सरकारी अस्पताल में, जो स्थानीय सरकारी अस्पताल है वहाँ का, कथित तौर पर वहाँ पर अधिक मौतें हुई। और इस मौतों के कारण वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया। और उसकी जांच करने के लिए एक नियुक्त टीम दौरा किया गया। और ये देखिए टाइपिंग में यहाँ मैंने, एक पत्रकार हैं ये जो है, हमने यहाँ पर रंग लिख दिया है, टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, पत्रकार टीम में शामिल नहीं थे। तो एक टीम नियुक्त की गई और टीम जब नियुक्त की गई उस स्थान की जांच करने के लिए, यानी कि सरकारी अस्पताल की जांच करने के लिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं, तो वहाँ के जो टीम के मेंबर थे उन्होंने एक पत्रकार से बताया कि जो टीम गई थी वहाँ पर जांच करने के लिए कि गर्मी से होने वाली जो मौतें हो रही हैं उसके विषय में संदेह व्यक्त किया गया। और टीम के एक सदस्य ने पत्रकारों को बताया कि जो होने वाली मौतें हैं गर्मी के कारण जो बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से हो रही हैं, वो केवल आती हैं। यानी कि नो डाउट गर्मी पड़ रही है, लेकिन तब आप गर्मी से मौतें तब होती हैं जब आपके शरीर में गर्मी भीतर प्रवेश करती है और उसको बाहर निकलने के लिए उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, तब जाकर के डेथ होती है। तो इसमें कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि आपके शरीर में गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, या उसके अनुकूल पर्यावरण नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, आपकी पहुंच जो है उन संसाधनों तक नहीं है, खराब बिजली नहीं है, यहाँ जो बुनियादी संरचनाएं हैं वो सब नहीं है। तो ये सब जो है इसकी वजह से मौतें मैक्सिमम होती हैं। ठंडा पानी आपको नहीं मिल रहा है, तो ये सब जो है मौतों का कारण बनती है। और टीम ने ये भी पाया कि जो आसपास है, यानी कि बलिया के ज़िले के आसपास हैं, वहाँ पर मौतें कम हो रही हैं। तो इन मौतों के खिलाफ जो है, यानी कि गर्मी की वजह से जो लोग बता रहे हैं मौतें हो रही हैं, वो आधी हो रही हैं। और आधी तो आधे से ज़्यादा वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बहुत ही पुअर है, उसकी वजह से हो रही हैं। अब चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या गर्मी की, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है वो भारत को जो है अधिक पीड़ित
कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत इससे जो है बहुत ही प्रभावित देश है, खास करके जलवायु परिवर्तन के मामले में, क्योंकि बहुत विकट गर्मी पड़ती है, नो डाउट। तो भारत को उसका सामना करना ही होगा, चाहे जैसे करे। तो इसका विकल्प जो है वो हरित प्रौद्योगिकी है। जितना ज़्यादा आप वृक्षारोपण करोगे, जितना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रहोगे, उतना ही कम ये सब प्रभाव पड़ेगा। इस ये जो है इसमें खराब बुनियादी संरचना का भी उल्लेख किया गया। ये कमजोर रहने की क्षमता, अनुकूलन क्षमता, हेल्थ केयर, रेगुलर बेसिस पर वर्क करने की क्षमता इत्यादि, ये कारक जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करते हैं। अगर अब राइटर कहें कि अगर आपको यूपी और बिहार को अपनी स्थिति को बेटर करना है, तो गर्मी से जितनी मौतें हो रही हैं उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि जो गर्मी की वजह से जो मौतें हो रही हैं उसको आपको प्रमाणित करना होगा। उसको आपको एक प्रमाण पत्र निकाल करके लाना होगा कि गर्मी की, उसका पूरा का पूरा हिसाब लगाना होगा कि गर्मी की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी मौतें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का कोड है वो लागू करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी वर्गीकरण जो संशोधन है हेल्थ प्रॉब्लम और रोगियों से रिलेटेड है, उसको आपको उसकी उसके उसके नॉर्म्स को आपको पालन करना होगा। यानी कि ये तो आप करिए ही, लेकिन एक यहाँ पर सवाल उठता है कि जो गर्मी से मौतें हुई हैं, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, क्या वास्तव में वो गर्मी की वजह से मरा है? इसकी भी आपको जांच करनी होगी कि कहीं न कहीं बुनियादी संरचनाओं का अभाव तो नहीं है, या उस व्यक्ति की पहुंच बुनियादी संरचनाओं तक नहीं होने के कारण उसकी डेथ हो गई। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा, और आंकड़े जो है वो विवाद का मुद्दा ना बने, यानी कि आंकड़े सही रूप से चित्रित हो सके, इसके लिए आपको आंकड़े जो वहाँ पर मेडिकल सिस्टम्स है वो आपको जारी ही करना होगा। लेकिन 2021-22 में कोई भी डाटा रिलीज नहीं किया गया था। 2020 में जब निकल करके आया तो 3.4% रजिस्टर्ड मौतें हुई थी बिहार में, जो कि सारे राज्यों के बीच बहुत ही खराब कंडीशन थी। गर्मी की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गर्मी के अलावा बुनियादी संरचनाओं की भी बात की जा रही है कि बुनियादी संरचनाओं के भी वहाँ पर कम प्रभाव नहीं है। उसकी वजह भी वही है, उतनी ही मौतें, उतनी ही जिम्मेदार कारक बुनियादी संरचनाएं भी हैं जितनी की गर्मी है। तो ये गर्मी की वजह से पूरा का पूरा कैसे मौतें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर वीक है, कहाँ पर नहीं वीक है, उसके रिलेटेड में आर्टिकल था। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि आज सारे आर्टिकल, एक आर्टिकल को छोड़कर सब आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ये देखिए, ये 7वीं या 8वीं बार इस मौके पर बात आ रही है। राजद्रोह के अधिनियम, शायद द हिंदू भूल जाता है कि हम कितनी बार लिखे हैं आर्टिकल को, और एक ही आर्टिकल को कुछ घुमा फिरा करके, कुछ शब्दों को घुमा फिरा करके इतनी बार वो लिखता है कि आदमी बोर हो जाता है। ये राजद्रोह का जब से अधिनियम था, पिछले 2 महीनों में ये जो राजद्रोह का अधिनियम है वो अधिनियम कम से कम 6ठी या 7वीं बार आ रहा है, और वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जब से ला कमीशन ने राजद्रोह के अधिनियम को बरकरार रखने की बात की है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि ला कमीशन की 279वीं रिपोर्ट अप्रैल 2023 में प्रकाशित की गई थी। इसमें राजद्रोह की धारा 124A जो कि इंडियन पैनल कोड के तहत है उसको बनाए रखने की बात की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि राजद्रोह का जो अधिनियम है अब उसको हटाने का समय आ गया है, वो एक औपनिवेशिकों का कानून है, दुनिया भर की बातें की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SG वोम्बटेकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 11 मई 2022 को एक सभी राज्यों और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिया गया था कि धारा 124 से जो राजद्रोह के अधिनियम से संबंधित है उससे निलंबित जितने परीक्षण हैं, जितने कार्यवाही हैं, जितने अपील्स हैं, अपील यहाँ पर राइट टाइप में अपील की जगह अपोलो हो गया, तो जितने अपील हैं वो सब प्रथम दृष्टया स्थगित रखे जाएंगे। अब राइटर कह रहे हैं कि इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि वर्तमान समय में इस धारा को बनाए रखना कोई भी सामाजिक परिवेश नहीं है। अब आयोग ने ऐसा क्यों किया? आयोग का कहना है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके खतरे को ध्यान में रखते हुए हमेशा बनाएंगे। यानी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा चैप्टर नंबर 6 में उसने बाकायदा उल्लेख किया है माओवादी खतरे का, उसको बताया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा का चैप्टर नंबर 6, ये माओवादी खतरा का उल्लेख उसमें ला कमीशन के द्वारा किया गया है।
अब ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिफारिश किए हैं कि अपराध को रोकने की दिशा में अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए 1967 और 124 ए आईपीसी के तहत सभी अपराधों को शामिल नहीं करता। यानी कि जब बात 124 ए को खत्म करने की बात आती है तथा अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए 1967 की बात की जाती है, तो लॉ कमीशन कहता है कि यूएपीए जो है वह सभी तरीके के अपराध को शामिल नहीं करता, खास करके जितना कि 124 ए राष्ट्रों के अधिनियम को शामिल करता है। यानी कि लॉ कमीशन को इस कानून को कम करने की बात की जा रही है कि यह कानून उसके मुकाबले कम अपराध को शामिल करता है। कमीशन के द्वारा आईपीसी 124 ए के दुरुपयोग की भी रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको पता है कि कानून बन जाते हैं फिर उसका दुरुपयोग होता है। फिर दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रैक्टिकल सिद्धांत में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहार में उसके लिए कुछ भी नहीं आता। अब आयोग का क्या कहना है? आयोग ने भारत की जो आंतरिक स्थिति थी उस खतरे को उद्धृत करते हुए यानी कि उसको स्पष्ट करते हुए सीधा बताया कि माओवादी जो है वो भारत के लिए आंतरिक खतरा है। अगर गृह मंत्रालय के आंकड़े की बात करें तो जो माओवादी घटनाएं हैं वह 2004 में जहां 1533 थी, वहीं 2021 में 509 हो गई, यानी कि घटी, लेकिन घटने के बावजूद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तथा इस अवधि में होने वाली जो मौतें हैं वो 566 से लेकर के 147 तक हैं। अब कमीशन कहता है कि माओवादी जो है चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको सशस्त्र के माध्यम से उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तथा इन पर नियंत्रण करना ये आवश्यक हो गया है। इन पर कैसे नियंत्रण किया जाए? अभी माओवादी घटना में कमी आई है नो डाउट, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्ट है वो भी बताती है कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादी घटनाएं हैं वो मैक्सिमम है। माओवादी घटनाएं 2014 में 445 थी, 2021 में 253 आ गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है वो शो करता है कि 124 ए के तहत जो आईपीसी के तहत यानी कि राजद्रोह के अधिनियम 124 ए के तहत जो रजिस्टर्ड केस दर्ज किए गए हैं वह 2015, 16, 17, 20 में शून्य है। यानी कि 124 ए के तहत जो केस दर्ज किए जाने चाहिए वो जीरो हैं। और 2014 से लेकर के 2021 के बीच में जो केस दर्ज किया गया है 7 सालों में वह 1 से लेकर के 3 है, यानी कि बहुत ही कम केसें दर्ज की गई हैं। यहाँ तक कि जो यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है वो प्रतिवर्ष 3 केस थी। इससे साफ जाहिर होता है कि आईपीसी की धारा 124 ए के तहत माओवादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि 124 ए को लेकर के वो कोई भी डर नहीं है। देखिए, कानून से डर उसको होता है जो कानून के विषय में जानता है। एक निर्भीक यानी कि गुंडा, बदमाश, आतंकवादी ये सब कानून के विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए ये सब बेधड़क युद्ध करते हैं। तो माओवादी का इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमको मारना है, मरना है। तो वो उनको क्या लेना देना है इस कानून से? तो इसका जो प्रभाव है वो जो है निगलेक्ट है। कोई इशू नहीं है कि 124 ए अगर लगा रहेगा या 124 से लगातार रहेगा तो वो जो है मैक्सिमम प्रभाव डालेगा, मैक्सिमम जो है अपना इफेक्ट डालेगा। माओवादी आईडी का उपयोग करते हैं तथा वह घात लगा करके बैठे होते हैं, यानी कि आईडी बम ब्लास्ट करते हैं। आईडी बम ब्लास्ट वो छुप करके करते हैं, नीचे माइंड बम बिछा देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर बम लगा है कहाँ पर बम नहीं लगा है। इसके लिए एक मैंने लेक्चर लिया था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है उससे आपको यूज करना होगा। सबसे अधिक जो प्रावधान है यानी कि बम ब्लास्ट को लेकर के वो आईपीसी के तहत धाराएं हैं, यानी कि आईपी उसके रोकथाम के संबंध में आईपीसी में जो धाराएं दी गई हैं वो बम ब्लास्ट से रिलेटेड हैं कि अगर कहीं बम ब्लास्ट होता है तो इस धारा के तहत आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। कुछ केसें जैसे स्टेट में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 में यह अधिनियम 2005 का है, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम। इसमें माओवादी घटना को नियंत्रण करने के लिए राज्य की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। दूसरा जो अनलॉफुल एक्टिविटी है अर्थात यूपीए की धारा 210, यहाँ पर 210 नहीं है 210 है, ये ब्रैकेट में है। 210 के तहत कोई भी ऐसी क्रिया जो व्यक्तिगत की गई हो अथवा संघ के द्वारा की गई हो, अगर वह भारत के खिलाफ असंतोष की भावना भड़काती है तब अधिकतम सजा जो है 7 साल और जुर्माना भी है। ये यूपीए के तहत है। एक जो दोनों में डिफरेंस दिखाती है यानी कि यूएपीए और 124 में वो डिफरेंस क्या है? जहां 124 ए जो है वो उल्लेखित करता है कि गवर्नमेंट स्टेबलाइज्ड बाय लॉ यानी कि कानून के द्वारा स्थापित सरकार,
और दूसरा जो यूएपीए है वह कहता है कि केवल इंडिया, यानी कि यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर ला के द्वारा स्थापित सरकार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर माना कि सरकार की आलोचना करना कोई राजद्रोह नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकार की अगर आप आलोचना करते हो तो वह कहीं न कहीं सरकार को लाभ पहुंचाता है कि उसकी कमियां क्या है, अगर सरकार जो है वो सही है। यूपीए के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं वो अधिक उद्देश्यपूर्ण हैं, यानी कि जो यूएपीए है वह अधिक उद्देश्यपूर्ण है तथा कम समस्याग्रस्त लगता है, खास करके 124 ए के तुलना में। यूएपीए के तहत किसी भी ऐसे ऐसे किसी भी अभियोजन को जिसमें किसी भी बाधा को जिसमें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए यूपीए की धारा 45 में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि अगर राज्य सरकार को मंजूरी देना है, कोई क्राइम हो गया है यूएपीए के तहत उसको पकड़ना है, तो उसमें आपको धारा 45 में संशोधन करके आप उसको दूर कर सकते हो। अब लॉ कमीशन वो क्या उल्लेख करता है कि जो राजद्रोह का जो अधिनियम है, ये टाइपिंग इतना खराब होता है, ये राष्ट्रों नहीं है, राजद्रोह का अधिनियम है। राजद्रोह के अधिनियम को जो यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा 2009 के एक्ट के तहत 2 कारणों का हवाला देते हुए खत्म कर दिया गया था। यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने देश में राजद्रोह के अधिनियम को 2009 के एक्ट के तहत 2 कारणों से खत्म कर दिया। पहला, अन्य अपराधों की पर्याप्त सीमा, तथा दूसरा है अपराधों की राजनीतिक प्रकृति। ये जो है इन दोनों के चलते यूके में राजद्रोह का अधिनियम खत्म हो गया। और ये केस जो है, यानी कि भारतीय जो केस है वो यूके से बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि भारत का जितना नियम है, संसदीय प्रणाली है, वो सब यूके से ही आया है, क्योंकि यूके यहाँ पर 300 से अधिक सालों तक राज किया था। और तीसरा, जो लॉ कमीशन ने जांच के लिए दिशा निर्देश किया है, प्रारंभिक जांच के लिए जो दिशा निर्देश है कि प्रथम दृष्टया केस कैसे बनता है, जैसा कि लॉ कमीशन के द्वारा अनुशूचित है। एफआईआर को लिखने के संबंध में जो लॉ कमीशन ने कहा है कि पुलिस अधिकारी जाएगा, घटना की जांच करेगा, वहां पर एफआईआर दर्ज करेगा, जांच होगी, इसके बाद मुकदमा चलेगा। तो ये सब जो बातें हैं कि एफआईआर लिखने के स्थापित न्यायशास्त्र के विरोधाभास में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, लॉ कमीशन कुछ अदर कह रहा है, तो ये दोनों आपस में विरोधाभास की स्थिति में है। और जो संवैधानिक पीठ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है, वो संवैधानिक पीठ के द्वारा व्याख्या किया गया एफआईआर की ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2014 के केस में तय किया गया था। इसीलिए यदि पुलिस को दी गई सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो प्रभारी अधिकारी को एफआईआर दर्ज करनी होगी तथा उसकी जांच शुरू करनी होगी। प्रारंभिक जांच केवल उन मामलों में, जैसे उदाहरण के लिए वाणिज्यिक, वैवाहिक, चिकित्सा या भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, तो यह संज्ञेय अपराध के आधार का खुलासा नहीं करते, अर्थात कोई संज्ञेय अपराध नहीं है। भले ही यह मान लिया जाए कि यह सब जो अपराध हैं, अगर यह भी मान लें कि वह राजद्रोह की श्रेणी में आता है, तो ऐसे अपराधों की जांच करना, इसका जांच करने का उद्देश्य यह नहीं है कि इसको राजद्रोह की श्रेणी में शामिल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं अथवा नहीं है। तो ये जांच का उद्देश्य नहीं है कि इसको ये सबूत जो है वो पर्याप्त है, कम है, या अथवा अधिक है तो राजद्रोह में शामिल करें, कम है तो कैसे शामिल करें, ये इस जांच का उद्देश्य नहीं है। इस तरह का जो प्रावधान है सीपीआरसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के द्वारा डाला जाता है, जैसा कि लॉ कमीशन के द्वारा सुझाव दिया गया है। इस बात की बहुत ही संभावना है कि यह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित किया जाएगा, जो विधि की समक्ष समता और विधि की समान संहिता इस पर आधारित है, उसके द्वारा ये प्रभावित किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनमाना घोषित किया जाएगा। तो इस पर जो है लॉ कमीशन राइटर कह रहे हैं कि यह अधिक लोकतांत्रिक कब हो सकता है, जब तभी हो सकता है अधिक लोकतांत्रिक जब सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, राजनीतिक दल लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करें तथा जनता के विचारों की सहमति लें, क्योंकि और जनता के विचार का अगर पूर्ण नहीं तो आपस में मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उतनी सहमति लें, इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करें। और मेरे विचार से यह प्रक्रिया एक तरीके से जो आंतरिक स्थिति की सुधार से संबंधित है, राजद्रोह के नियम, इसको खत्म करना ही बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका दुरुपयोग मैक्सिमम होता है और उपयोग कम किया जाता है। तो इसकी जगह और भी बहुत सारे कानून हो सकते हैं, उसको लाना बेनिफिट होगा, खास करके इस तरीके से नहीं कि कोई भी सरकार की आलोचना करे या कैसी भी पोस्ट करे तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला दें। यह लोकतांत्रिक देश के लिए एक खतरा होता है।
तो ये एडिटोरियल पार्ट था। और जो नीचे का एडिटोरियल पार्ट है आज द हिंदू के डाटा बैंक में, वो अमेरिका से रिलेटेड है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में कैसे लोग बीमार होते हैं कैसे नहीं, वो सब उनकी रिपोर्टें हैं। अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस में देखिए अभी क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हैं। नो डाउट अभी पिछले दिन हमने कल में परसों के आर्टिकल में पढ़ाया था कि भारत को अमेरिकी पूंजी और तकनीक की आवश्यकता है और अमेरिका को भारतीय बाजार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है कई सारे संधि, लोगों की जो निगाहें हैं अमेरिका और भारत के मध्य बहुत सारी संधियों पर टिकी हुई हैं। जैसा कि उम्मीद भी लगाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा समझौता, संचार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, एलएनजी सप्लाई ये ट्रंप के काल में की गई थी। इसको जो है पुनर्जीवित करने की संभावना, यह सब पुनः शुरू हो सकता है। यानी कि एलएनजी जो यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था तो एलएनजी की जो सप्लाई है वह अव्यवस्थित हो गई थी। तो अब भारत जो है एलएनजी के लिए एक नया देश, नई जगह खोज रहा है ताकि जो गैस आपूर्ति है वह बाधित न हो, भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है वो पूर्ण होती रहे। तो इसके लिए इस पर जो संधि की गई थी वह पुनः सुचारू रूप से चलने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अमेरिकी दौरे पर, अमेरिकी सीनेट में भारत को जो है नाटो प्लस 5 कंट्री में जो है वो शामिल करने के लिए कानून पेश किया जाएगा। हालांकि और जो नाटो 5+ कंट्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, ये सब कंट्री शामिल हैं। अब विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा नाटो +5 कंट्री में शामिल होने से इनकार कर दिया गया और ये ठीक भी है, क्योंकि नाटो +5 में इनकार अभी भारत के लिए सेफ नहीं है और कभी भी नहीं है। इस तरीके से उसमें शामिल ना हो तभी अच्छी बात है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और आज ये रिपोर्ट निकाल दी गई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है और इसने अभी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत को 146 देशों की सूची में 127वें स्थान पर पहुंचाया। भारत ने 2022 से लेकर के अभी तक 1.4% का इसमें रिफॉर्म किया, सुधार किया तथा 64.3% लैंगिक अंतराल को कम किया, लेकिन 36.7% आंशिक रूप से आर्थिक समानता तक पहुंच पाया। यानी कि आर्थिक अवसर, उसमें भाग लेने की जो क्रिया होती है वहां तक केवल 36.7% ही आंशिक रूप से पहुंचा। 2022 में जो है भारत की रैंक 135 थी, 2023 में 127, यानी कि 8 स्थान भारत ने उछला है, 8 स्थान कम किया है। भारत का जो सुधार है 1.4% तथा 64.3% लैंगिक अंतराल वो कम हुआ है। अब यहाँ पर 36.7% आर्थिक रूप से भाग लेने तथा अवसर की समानता तक पहुंचा। पाकिस्तान की रैंक 142, बांग्लादेश की 59, चाइना की 107, नेपाल की 116, श्रीलंका की 115, भूटान की 103, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये उनकी रैंक है। अगर पहले स्थान पर बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले स्थान पर जो आइसलैंड कंट्री होते हैं उन्हीं का स्थान होता है। नो डाउट टिक आप आसानी से मार सकते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, आइसलैंड पहले, या तो आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब पहले स्थान पर रहते हैं। आइसलैंड का स्कोर 0.912 है, ये पहले स्थान पर बात आता है। नॉर्वे दूसरे स्थान पर जिसका स्कोर 0.879 है। बांग्लादेश का जो स्कोर है वो 0.722 है, ये 59वीं रैंक पर आता है। इंडिया 127वें स्थान पर है, इसका जो स्कोर है वो 0.643 है, 8 रैंक की इसने सुधार किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो मजदूरी आय की समानता वो बढ़ी है, यानी कि मजदूरी और आय ये लोगों में वृद्धि देखी गई है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वरिष्ठ पदों पर इनकी तैनाती, तकनीकी रूप से उनकी भूमिका यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पर रिपोर्ट में ऐसी बात की जा रही है। राजनीतिक सशक्तिकरण की अगर बात करें तो भारत जो है 25.3% समानता की स्थिति दर्ज कराई है, यानी कि भारत ने 25.3% लोग जो है वो समानता की स्थिति पर पहुंचे हैं, महिलाएं जो हैं, क्योंकि 15.1% महिलाएं सांसद हैं। ये 2006 के बाद से पूरे देश में सबसे ज़्यादा सांसद की स्थिति है महिलाओं के क्रम में, 2006 के बाद ये सर्वोच्च स्थिति पर है। भारत के लिए जो जन्म के समय लिंगानुपात होता है, अगर उसकी बात करें तो एक दशक से ज़्यादा यानी कि 10 साल में 1.9% का सुधार हुआ है। जन्म के समय जो लैंगिक समानता की बात करें तो 94.4%
लिंग समानता दर्ज करने वाले शीर्ष देशों की सूची में भारत के लिए जो संकेतक है वो 92.7% है। अब ये तो पूरा का पूरा रिपोर्ट की बात थी। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ कि जनवरी से यानी कि पिछले 6 महीनों में 16 टाइगर्स की डेथ हो गई। राज्य में अगर टाइगर की गणना की बात की जाए तो 420 से ज़्यादा टाइगर हैं। टाइगर की मृत्यु पर जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने राज्य से रिपोर्ट मांगी है तथा राज्य को इस पर जो है एक्शन लेने की बात कही गई है। राज्य से इस पर अपनी बात कही गई है कि उस पर वो एक्शन ले। इसके अलावा जो एक और न्यूज़ है वह न्यूज़ है इंडियन तेल से लेकर के जो भारत में तेल है यानी कि आयातित तेल है वो तेल रसिया से मई के महीने में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। वो मई के महीने में सबसे ज़्यादा भारत ने रसिया से तेल आयात किया और भारत तेल उपभोक्ता का पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है और अपनी ज़रूरत का 80% ज़्यादा तेल आयात करता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस था और आज का न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस यहीं तक ख़त्म होता हुआ। और अगर आपको आर्टिकल और न्यूज एनालिसिस पसंद आया है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा और डिसलाइक क्यों किया है ये अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा फ्रेंड्स। और जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए a lot of thanks। जय हिंद, जय भारत।